हार्ट फेलियर का। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं अस्थमा का ओवरव्यू। तो इसमें देखो अस्थमा जो होता है ना, इसके बारे में थोड़ा अस्थमा और सीओपीडी का डिफरेंस मैंने बता रखा है, जो वीडियो का नाम है अस्थमा वर्सेस सीओपीडी वाला जो वीडियो उसके अंदर, तो उधर से थोड़ा देख लेना। और यहाँ देखो, जो अस्थमा होता है ना वो रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, और सीओपीडी होता है इरिवर्सिबल होता है। तो ये रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें हम जब ब्रोंको डायलेटर देंगे ना तो इसका ब्रोंकस खुल जाएगा, और खुलने की वजह से इसका जो FEV1/FVC है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए इसे रिवर्सिबल बोलते हैं। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे FEV1/FVC, ये करेंगे हम सबसे पहले। अगर ये <7 आया तो ये COPD भी हो सकता है और अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ये है, दोनों के अंदर है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। अब है ना, इसके बाद में सेकंड स्टेप है, हम इसे ब्रोंको डायलेटर देंगे। ब्रोंको डायलेटर कोई भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देंगे, या तो साबा देंगे या फिर सामा देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, इसके हम ब्रोंको डायलेटर के बाद में हम वापस से FEV1/FVC करेंगे। अगर ये FEV1/FVC का रेशियो, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगा 12% से ज़्यादा तो ये अस्थमा है, नहीं इंक्रीज़ हुआ तो COPD है। या फिर FEV1 का जो है क्वेश्चन में दे रखा है, जो इंक्रीज़ हो गया 200 ml से ज़्यादा तो भी अस्थमा है, ये ऐसे डायग्नोज 100 होता में ना है। 200। और जो अस्थमा होता है ना वो है ना <45 ईयर ओल्ड में होता है जनरली, और COPD होगा वो <45 ईयर ओल्ड में होगा। इसका एक एक्सेप्शन है COPD का, अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वाला जो है, उनके अंदर <45 में भी COPD हो सकता है, बस ये एक ही एक्सेप्शन है। और इसका केस अभी दिखा नहीं है, दिखाएगा तो मैं बता दूंगा। और जो अस्थमा का क्वेश्चन होगा ना, अस्थमा को डायग्नोस कैसे करेंगे, पहली बात तो ये सब चीज़ें अपन को देखनी डायग्नोसिस के लिए। और दूसरा बात, जो क्वेश्चन में लिखा होगा, या तो इस बच्चे को पहले से एलर्जी होगी कोई भी, ठीक है, एलर्जी होती है तो अस्थमा होता है उसको, मतलब हो जाता है लोगों को। या फिर फैमिली हिस्ट्री, उसके है ना मम्मी पापा में से किसी को एलर्जी होगी या अस्थमा होगा। और या फिर है ना, उसको है ना क्वेश्चन में दे रखा होगा कि उसको पहले से अस्थमा डायग्नोस है। क्योंकि अस्थमा होता है ना, क्योंकि अर्ली एज में होता है इसलिए पहले से डायग्नोस होता है, और पेशेंट अपने पास आता है एक्सेसरबेशन के टाइम पे, जब वापस से उसे मतलब सीवियर सिम्टम आते हैं तब अपने पास आता है। तो ये जनरली पहले से डायग्नोस भी होते हैं, ऐसे भी केस है। और इस ये सब लिखा हुआ होगा तो हम सोचेंगे ये अस्थमा का केस है। और अगर मान लो स्मोकिंग लिखा हुआ है, स्मोकिंग लिखा हुआ है, ओल्ड एज लिखा हुआ more than 45, या फिर कोई फैक्ट्री वर्कर है, या फिर कोई पॉल्यूशन पॉल्यूशन की कोई हिस्ट्री दे रखी है, तो ये सब हम सोचेंगे ये COPD है, उसकी उसकी तरफ तरफ आंसर। जाएगा ऐसा, मतलब आंसर COPD होने के चांस ज़्यादा है। और क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में FEV1 या फिर FVC दिख गया तो सोचो या तो ये COPD है या अस्थमा है। ये यंग एज, अस्थमा यंग एज, COPD ओल्ड एज। अस्थमा रिवर्सिबल, COPD इरिवर्सिबल, ठीक है। और अस्थमा में एलर्जी और फैमिली हिस्ट्री, या फिर प्रीवियस अस्थमा डायग्नोस हो चुका है। और COPD में स्मोकिंग हिस्ट्री और पॉल्यूशन हिस्ट्री, क्रॉनिक फैक्ट्री स्मोकर। वर्कर हिस्ट्री, हाँ क्रॉनिक स्मोकर होगा COPD में। और COPD का जो केस हो ना उसके अंदर स्मोकिंग इंडेक्स पे निकाल लेना, ये डायग्नोसिस में 10 लिख से लेना। ज़्यादा हो तो। ये 10 से ज़्यादा है तो ये more than 10 अगर है स्मोकिंग इंडेक्स तो ये COPD का रिस्क फैक्टर है। और जो स्मोकिंग इंडेक्स है ये मुझे याद नहीं, मैंने COPD में बताया या नहीं बताया, शायद मैं भूल गया था, बट इसका फॉर्मूला नहीं बताया शायद। तो ये तो देख लो, इसमें स्मोकिंग इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं कि एक दिन में आदमी कितना स्मोकिंग करता है, एक दिन में सिगरेट्स कितना यूज़ करता है वो, और पैकेट में कितनी आती है, पैकेट में यहाँ पर रशिया में 20 आती है, इन 2 ईयर कितने साल से फूक रहा है, 4 साल से फूक रहा है। तो ऐसे चार, अगर मान लो किसी कोई आदमी रोज़ दिन में 20 सिगरेट फूकता है तो 20 डिवाइड बाय एक पैकेट में 20 होती है, इंटू 4, तो इसका स्मोकिंग इंडेक्स आ जाएगा 4। और अगर ये तो 10 से कम है, लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा होता, ठीक है, तो ये COPD का अच्छा रिस्क फैक्टर होता। ठीक, ये डिफरेंस बता दिया, वापस से एक बार रिपीट कर लिया COPD अस्थमा का। अब वापस अस्थमा की तरफ चलते हैं। अस्थमा में जो सिम्टम होंगे ना, वो डिस्पनिया, कफ, और एक है वीजिंग, ये 3 सिम्टम दिखेंगे अपन है। और COPD में अपन को क्या दिखता था, डिस्पनिया, कफ और स्पूटम दिखता था, उसकी जगह पे यहाँ पे वीजिंग दिख रहा है। अब देखो, अब हम बात करेंगे एक्यूट अस्थमा, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा की बात करेंगे। इसमें डायग्नोसिस के लिए हर अस्थमा एक्यूट नहीं होता। एक्यूट कब है उसका डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
अगर कोई पेशेंट एम्बुलेंस में आया है, केस में लिखा है एम्बुलेंस में आया है, तो वो एक्यूट केस है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जनरल प्रैक्टिशनर के पास आया है, इसका मतलब वो चल के आराम से आया है, तो बाद में वो क्रॉनिक केस होगा अस्थमा का। और अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अगर वो क्वेश्चन में लिखे हो, और ये वर्ड्स कब लिखे हो, जब पेशेंट डॉक्टर के पास आया है उस टाइम पे उसके अंदर वीजिंग है, वीजिंग इंक्रीज हुई है, या फिर उस टाइम पे अटैक लिखा हुआ कि अस्थमा का अटैक है, या फिर अस्थमा का फ्लेयर अप है, अस्थमा का एक्सेसरबेशन है, या अस्थमा का एपिसोड है, ये लिखा हो तो इसे हम एक्यूट मानेंगे। ये वर्ड्स हमें क्वेश्चन में ढूंढने हैं, ठीक है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस में तो एक्यूट, जनरल प्रैक्टिशनर के पास आया है चल के तो क्रॉनिक। ये क्वेश्चन में हमें ढूंढना है तो हमें सीधे एक्यूट पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि पेशेंट हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, या तो पेशेंट एक्यूटली आएगा या सब एक्यूटली आएगा, ठीक है। अब इसे है ना अस्थमा है या नहीं है ये एसेस करने के लिए हम सिम्टम देखेंगे, FEV1/FEC वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद अब सीवियरिटी ऑफ एक्सेसरबेशन, अगर मान लो एक्सेसरबेशन है, ये ऊपर जो चीज़ बताई उससे पता चल जाएगा एक्सेसरबेशन है या नहीं है। तो ये है ना दे रखा है, ये जो है ऊपर क्राइटेरिया दिखे एक्यूट एक्सेसरबेशन के क्राइटेरिया, अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे एक्सेसरबेशन है। इसे येस क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर येस हो गया। अब हम एक्यूट के एक्सेसरबेशन के तीन सब टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब सीवियर हम किसे कहेंगे, अगर कोई पेशेंट है वो है ना वर्ड्स में बातें कर रहा है कि मैं यहाँ आया ऐसे करके बात कर रहा है एक एक वर्ड में, तो उसे हम सीवियर अस्थमा कहेंगे, सीवियर एक्सेसरबेशन। और वो है ना जो बैठ रहा है वो थोड़ा झुक के बैठ रहा है, हंच्ड फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ झुक के बैठ रहा है, तो उसे हम सीवियर कहेंगे। एजिटेटेड है वो, ये सब टर्म्स लिखे होंगे क्वेश्चन ये में। सब टर्म तुम्हें क्वेश्चन में ढूंढना है, ऐसा ये सब टर्म दिखे अगर तुम्हें तो है ना ये है ना सीवियर अस्थमा। ये टॉक इन सेंटेंस ये क्वेश्चन में है, वो क्वेश्चन नंबर है, हाँ टॉक इन वर्ड है ये क्वेश्चन है। इधर एक क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन 41 है, इसके अंदर स्पीक इन सेपरेट वर्ड ये लिखा हुआ है, तो ये अपन कह सकते हैं इसको सीवियर एक्सेसरबेशन है ये, क्योंकि इधर वर्ड लिखा हुआ है स्पीकिंग वर्ड। अगर वर्ड्स में बातें कर रहा है तो ये है ना सीवियर हो जाएगा। अगर ये फ्रेजेस में बातें कर रहा होता है कि मैं यहाँ गया, मैंने वो खाया, ऐसे बोल रहा है वो, तो या तो वो माइल्ड है या फिर मॉडरेट है, ठीक है। अगर फ्रेजेस में बात कर रहा है तो माइल्ड मॉडरेट, वर्ड्स में बात कर रहा है तो सीवियर। अब कुछ इधर ये नंबर्स है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 तो सीवियर, पल्स रेट मोर देन 120 तो सीवियर, SpO2 ये SpO2 है, लेस देन 90 तो सीवियर, और ये पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ये लेस देन 50 तो सीवियर, ठीक है। और एसेसरी मसल यूज़ कर रहा है, एसेसरी मसल बोले तो डायफ्राम के अलावा दूसरी मसल यूज़ ही कर रहा है, तो उसको अपन सीवियर बोलेंगे। और उसके बाद में मॉडरेट के लिए इसमें क्या होगा, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेसरबेशन हमने अगर डायग्नोस कर लिया है और सीवियर के हमने याद कर लिया है, तो एक्सेसरबेशन अगर सीवियर नहीं है तो या तो माइल्ड है या मॉडरेट है, इन दोनों के क्राइटेरिया सेम है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद करोगे सीवियर वाला तो काफ़ी है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देखिए, अगर एक्सेसरबेशन का ट्रीटमेंट, इसमें देखो एक तो ऑक्सीजन दे देंगे क्योंकि है ना उसको SpO2 कम हो रहा है, और नेबुलाइज़र देंगे। नेबुलाइज़र में क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होगी, शॉर्ट एक्टिंग SABA का साबा का एग्जांपल है एल्बुटेरॉल। और उसके बाद में अपन देंगे स्टेरॉइड्स देंगे। स्टेरॉइड्स हम IV दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं। ओरल देंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, IV देंगे प्रेडनिसोलोन, ठीक। इनके ये अगर डोज याद करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ सर के ट्रीटमेंट में अगर सर के PDF में लिखा हुआ है ये सब कुछ। ये डोज 50 है, और ये चिल्ड्रन अडल्ट के लिए अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है। याद करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से हर चीज़ का, साबा का भी साबा का भी दे रखा है, पफ वगैरह याद करना चाहो तो करो, वरना सीधे नाम लिख के छोड़ दो। और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये हम डिपेंड करता है, कंसिडर पेशेंट की तबीयत के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे देना या नहीं देना, ये ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट मेन चीज़ ऑक्सीजन, साबा और स्टेरॉइड, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में ये तीन ट्रीटमेंट हमने दे दिया। अब जो अगर पेशेंट सीवियर है तो उसमें हम कंसिडर करते हैं MgSO4 IV, पेशेंट के ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और है ना सीवियर में ये सब तीन चीज़ें ये तो देंगे, मतलब ऊपर का जो ट्रीटमेंट है वो तो दे ही रहे हैं माइल्ड मॉडरेट वाला, उसके अंदर एडिशन हम कर रहे हैं MgSO4 का, वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन पे पेशेंट के।
और हाँ, और जब पेशेंट आता है ना तो उसको एक्सेसरबेशन है तो उसे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला माइल्ड मॉडरेट, दूसरा सीवियर और तीसरा आईसीयू। अब आईसीयू में हम किसे भेजते हैं? आईसीयू में हम भेजेंगे जिन पेशेंट को ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज्ड या साइलेंट चेस्ट। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज्ड मतलब वही चक्कर वक्कर आ रहे हैं, सब कन्फ्यूज़न हो रहा है उसे, तो उसे है ना जो दिमाग की दिक्कतें होती है उन सबको है आईसीयू में डालते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ, ये वर्ड क्वेश्चन में लिखे होंगे। साइलेंट चेस्ट भी क्वेश्चन में लिखा होगा। साइलेंट चेस्ट को क्यों डालता है? क्योंकि साइलेंट चेस्ट मतलब इतनी तबीयत ख़राब है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो ये है ना रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इसके अंदर अगर इसे ट्रीट नहीं किया, इसलिए हम इसे आईसीयू में डालते हैं। तो ये तीन तरीके से ट्रीट होगा। फर्स्ट माइल्ड मॉडरेट, सेकंड सीवियर, थर्ड आईसीयू। माइल्ड मॉडरेट है तो ये पूरा, सीवियर है तो इसी में हम MgSO4 ऐड कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ ट्रीटमेंट के बाद में ट्रीट नहीं हुआ, इफ़ नॉट इम्प्रूव, तो है ना माइल्ड मॉडरेट को भी हम सीवियर की तरह ट्रीट करेंगे और उसको है ना रीअसेस, वापस से असेसमेंट करते रहेंगे आईसीयू के क्राइटेरिया के लिए, मतलब रीअसेसमेंट करेंगे इन सब चीज़ों के लिए कि क्या वो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर वो रेस्पिरेटरी फेलियर के उसमें तरफ जा रहा है, जैसे कि साइलेंट चेस्ट, कन्फ्यूजन या ड्राउजीनेस, तो है ना इन सबको आईसीयू में डाल देंगे। ठीक, इसका मतलब आईसीयू में 2 तरीके के लोग जाते हैं। या तो एक्सेसरबेशन के साथ आया, स्टार्टिंग में पेशेंट आया, एक्सेसरबेशन था उसे और ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज़न हो रहा है उसे, तो हम सीधे आईसीयू में डाल देंगे। या फिर उसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में हम डिवाइड करेंगे। उसे हम ये सब ड्रग देंगे, ड्रग फेल हो गई, पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ, तो हम उसे आईसीयू में डाल देंगे असेसमेंट करने के बाद। यहाँ पर हमारा एक्यूट एक्सेसरबेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो क्रॉनिक केस होते हैं अस्थमा के, क्रॉनिक मतलब वो पेशेंट जनरल प्रैक्टिशनर के पास आया है और जो भी एक्यूट के जो वर्ड मैंने बताए थे वो सब वर्ड इसमें नहीं है, तो क्रॉनिक पेशेंट है। अब क्रॉनिक पेशेंट में कैसे डिवीज़न होता है? या तो वो इंटरमिटेंट होगा या फिर वो परसिस्टेंट होगा। इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट के अंदर 3 होंगे, या तो माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा या सीवियर होगा। अब इंटरमिटेंट किसे कहते हैं? अब है ना सिम्टम देखो, दिन में आते हैं, रात को आते हैं, 2 टाइप के सिम्टम आते हैं अस्थमा वालों को। अब दिन में कितने आते हैं? 2 और लेस देन 2 पर वीक आ रहे हैं तो इंटरमिटेंट होगा। 2 और लेस देन 2 पर मंथ तो उसे इंटरमिटेंट कहेंगे। मोर देन 2 पर वीक तो माइल्ड कहेंगे। मोर देन 2 पर मंथ तो उसे माइल्ड कहेंगे। डेली पर डे आ रहा है तो उसे मॉडरेट कहेंगे। मोर देन 1 पर वीक आ रहा है रात में, ये नाइट का है, ये डे का है, और ये सब टाइमिंग लिखे हुए हैं। इन टाइमिंग के हिसाब से हम ये डिवाइड कर देंगे इंटरमीडिएट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। अब अगर इंटरमीडिएट है तो उसे हम ट्रीटमेंट देंगे साबा। अब ट्रीटमेंट चालू किया हमने, ठीक। इंटरमीडिएट है तो साबा देंगे, और माइल्ड है तो साबा के साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चालू करेंगे, लो डोज। ठीक, ये इंटरमीडिएट है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है। इंटरमीडिएट में साबा अकेला, माइल्ड में साबा के साथ में इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज, और साबा सब में देना है। मॉडरेट में साबा प्लस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लाबा देंगे, और जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं वो लो दे रहे हैं, लो देंगे तो साथ में लाबा देंगे, ठीक है। और या फिर अगर मीडियम डोज देंगे तो अकेला इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड काफ़ी है, इसमें साथ में लाबा नहीं देना है। और सीवियर में लाबा साबा देंगे शॉर्ट एक्टिंग, और लाबा देंगे प्लस अगर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मीडियम देंगे, और अगर मीडियम से सही नहीं हुआ, मतलब ट्रीट नहीं हो पाया, तो उसे हाई कर सकते हैं हम। अस्थमा में हम ये स्टेप ये है ना, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ये वाला जो ट्रीटमेंट स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। और अस्थमा में क्या होता है कि जब तक स्टेप को इंक्रीज़ करते जाओ, इंक्रीज टू नेक्स्ट स्टेप अनटिल सिम्टम कंट्रोल, जब तक सिम्टम कंट्रोल में नहीं आते तब तक ऊपर वाले स्टेप पे जाते जाओ ऐसा। अब एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट अगर देखना है हमें अस्थमा का, कि ट्रीटमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए एक आता है जीना असेसमेंट ऑफ सिम्टम कंट्रोल। ये हम जीना असेसमेंट करते हैं, इसको याद नहीं करना है क्या है, बस इनाम याद करना है। जीना असेसमेंट करेंगे ताकि वो पता आपको कर लिखना चल सके। पड़ेगा आंसर हाँ, में। ये आंसर में लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि फर्दर असेसमेंट क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें लिखना है कि जीना असेसमेंट करेंगे ताकि हम ट्रीटमेंट की एफिकेसी देख सकें। अगर उसकी है ना ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा तो एक स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे ट्रीटमेंट में, 1 2 3 4 ट्रीटमेंट है इसमें। अब यहाँ पे एक डायग्नोसिस का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कैसे डायग्नोस करते हैं।
सबसे अगर मान लो एक्सेसरबेशन भी है और उसको क्रॉनिक भी है, ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, क्रॉनिक था उसको पहले से और अब उसको एक्सेसरबेशन आया है और वो एम्बुलेंस में अपने पास आया है, तो उसका ऐसा हो गया डायग्नोसिस कि एक्यूट सीवियर एक्सेसरबेशन। एक्सेसरबेशन ये हमने क्या कैसे पता किया, अगर ये सब वर्ड लिखे हुए हैं, अटैक, फ्लेयर, एक्सेसरबेशन, एपिसोड या फिर एम्बुलेंस में आया, ये सब लिखा हुआ है जिसका मतलब एक्सेसरबेशन है। अब सीवियर कैसे पता किया हमने, अगर मान लो लिखा हुआ है कि ही इज़ टॉकिंग इन वर्ड्स, ठीक है, तो वो सीवियर हो गया, ठीक, इस हिसाब से, ये इस हिसाब से वो सीवियर हो गया। उसके बाद में एक्यूट, एक्सेसरबेशन एक्यूट होता है हमेशा। उसके बाद में अब क्रॉनिक, ये इतना, ये एक्यूट का हो गया डायग्नोसिस। अब क्रॉनिक का ये पूरा, अब क्रॉनिक में क्या होता है, परसिस्टेंट है, तो इसमें क्रॉनिक देखो इंटरमीडिएट होता है और परसिस्टेंट होता है। तो अगर मान लो किसी को डेली हर दिन रोज़ एक्सेसरबेशन आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे परसिस्टेंट सीवियर, ठीक है, एग्जांपल है। तो उस हिसाब से ये परसिस्टेंट हो जाएगा और सीवियर हो जाएगा स्टेबल के हिसाब से, स्टेबल में जैसा होगा उस हिसाब से। अगर दिन में एक बार हो रहा है डेली तो मॉडरेट है, और ये एक बार से ज़्यादा बार होगा तो सीवियर हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब बार बार होता रहेगा डेली, मतलब 6-7 बार हो जाए तो सीवियर है, और एक बार हो जाए या 2 बार हो जाए तो डेली आ जाएगा। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम करेंगे केस नंबर 41। इसके अंदर ये है ना, देखो 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इज़ टेकन टू द क्लिनिक बाय एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि एक्यूट एक्सरबेशन है with complaints of tightness in the chest, shortness of breath, स्पेशली एक्सेशनल। ये एक्सलेशन में अगर दिक्कत होती है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में होती है। तो इससे हमें पता चला कि या तो COPD है या अस्थमा है। तो इधर अपन को पहले ही पता चल रहा है कि एक तो ये वो है, एक्यूट है। अब पेनफुल कफ, सिकनेस फॉर 10 ईयर, ये 10 साल से बीमार है, तो इसमें पता चल रहा है कि क्रॉनिक है, ये चारों आने से क्रॉनिक है जो कि एक्यूट हो चुका है, ठीक है, 10 साल से तो क्रॉनिक है। और इधर अस्थमा दे रखा है डायग्नोसिस में, अस्थमा दे रखा है, और क्रॉनिक अस्थमा था जो कि एक्यूट हो गया क्योंकि एम्बुलेंस में इसे आना पड़ा है। और 35 ईयर ओल्ड है, इसे भी हमें पता चल रहा है कि अस्थमा है क्योंकि एज लेस देन 45 ईयर ओल्ड है, तो ये इससे हमें अस्थमा पता चल रहा है। बिफोर दैट ही वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल ईयर विद द डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फॉर 5 ईयर ही टुक प्रेडनिसोलोन। ये सब इसने ट्रीटमेंट ले रखे थे। इसको 3 से 4 टाइम्स ईयर इसको सिम्टम आते हैं, एक्सेसरबेशन आते रहते हैं, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट इसके ले रखे हैं। और इसे 3 to 4 टाइम्स ईयर आ रहा है एक्सेसरबेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। डिटोरेशन ऑफ द कंडीशन एसोसिएटेड विद एवोल्यूशन ऑफ प्रेडनिसोलोन वीक अगो। इसे देखो एलर्जी भी है, इससे भी हम बोल सकते हैं कि इसे अस्थमा है, अगर ये डायग्नोसिस नहीं दिया होता। वैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है डायग्नोसिस, अगर नहीं होता तो एलर्जी से हम भी पहचान सकते हैं कि अस्थमा है। Suffocating attacks are preceded by a short episode of exacerbation cough. The end of the attack is a small amount of viscous mucus sputum begins to harm. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ये है ना ऑब्जेक्टिवली, मतलब अभी जो पेशेंट आया ना, अभी उसको क्या दिक्कत है, ये इसमें वो इसमें लिखा हुआ होता है। जैसा कंडीशन सीवियर है, ऑन एग्जामिनेशन स्किन इज पेल विथ ब्लू टिंज, द पेशेंट सिट इन। ये देखो पेशेंट है ना, ठीक, तो ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन है ना, इसमें क्या होता है कि ये हंच बैक पोजीशन है, HU, मतलब ये पेशेंट मुड़ के बैठा हुआ है, थोड़ा झुक के बैठा हुआ है। तो ये देखो, ये जो सीवियर एक्सेसरबेशन होता है ना, इसमें लिखा हुआ है हंच्ड फॉरवर्ड, यही ऑर्थोपेनिक पोजीशन है। इसे हम ट्राइपॉड पोजीशन भी बोल सकते हैं। अगर ट्राइपॉड या हंच्ड फॉरवर्ड या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन लिखा हुआ हो तो वो सीवियर एक्सेसरबेशन हम उसे मानेंगे जो इसके अंदर है। तो ये सीवियर हो गया, एक्सेसरबेशन हो गया। इंक्रीज न्यूट्रिशन, कुशिंग गॉड फेस, स्ट्राई ऑन द हिप्स एंड एब्डोमेन। ये देखो, इसे कुशिंग गॉड मतलब कुशिंग सिंड्रोम के भी इसके अंदर थोड़े से डायग्नोसिस आ रहे हैं। कुशिंग सिंड्रोम, इसके अंदर स्ट्राई भी दिखते हैं, ये हम थोड़ा ये बाद में रखेंगे। स्पीक इन सेपरेट वर्ड, ये देखो अलग अलग वर्ड के अंदर बोल रहा है, तो सीवियर एक्सेसरबेशन है। ये वीडियो में मैं आगे पहले बता चुका हूँ। द चेस्ट इज इन द डीप ब्रेथ पोजिशन, द एब्डोमेन मसल्स
ये एक्स्ट्रा मसल यूज़ हो रही है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये सीवियर है। ये देखो एसेसरी मसल लिखा हुआ है, तो एब्डोमेन मसल होती है ना, वो नॉर्मली हम ब्रीदिंग में यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सीवियर की तरफ हमें ले जाएगा कि सीवियर है ये। ब्रीथिंग इज शार्पली वीकेंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राई वीज, इसमें वीज भी सुनाई दे रहा है जो अस्थमा में सुनाई देता है, स्पेशली इन द लोअर पार्ट्स, हार्ट वॉस रिदमिक, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये ठीक है। एस पी ओ टू 85 है, 85 है तो सीवियर एक्सेसरबेशन में देखो SpO2 लेस देन अगर 90 है, जो कि क्वेश्चन में 85 दे रखा है, तो वो भी सीवियर है। तो सीवियर एक्सेसरबेशन है, इतना आपको 100% पता चल चुका है। ठीक है, तो इसका हम ऐसे लिखेंगे डायग्नोसिस। ठीक, फिर इसका हम डायग्नोसिस कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैं एक एक वर्ड का मतलब बताता हूँ क्यों हमने ऐसा लिखा। देखो ये एक्यूट है क्योंकि ये एक्सेसरबेशन के साथ हमारे पास एम्बुलेंस में आया इसलिए। अब ये सीवियर है क्योंकि हमने सीवियर के कुछ चीज़ देखी, जैसे ये हंच फॉरवर्ड है और ये वर्ड्स में बातें कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर SpO2 85 है। ठीक है, ये उस टेबल में बता रखा है पहले। हाँ, और तो उस हिसाब से ये सीवियर है। तो एक्यूट सीवियर एक्सेसरबेशन ऑफ, यह इतना हो गया हमारा। अब क्रॉनिक काम करेंगे। अब क्रॉनिक है मतलब पहले से ये डायग्नोस हो चुका था अस्थमा के लिए। अब क्रॉनिक कैसा है, वो परसिस्टेंट क्रॉनिक है। अब परसिस्टेंट क्रॉनिक क्यों है, उसमें देखो ये जो मैंने ये जो वर्जन बताया ना, ये जो मैंने बताया, इसके अंदर कुछ और पॉइंट ऐड होंगे। ये नीचे इसमें अगर एक्सेसरबेशन साल में 0 से 1 है तो उसे हम इंटरमिटेंट बोलेंगे, और मोर देन 1 या मोर देन 2 और इक्वल टू 2 है तो उसे हम परसिस्टेंट में डालेंगे। और ये कुछ नंबर्स है FEV1 के मोर देन 80, FEV1 के मोर देन इक्वल टू 80, और ये सब मतलब याद करने होंगे। ये लंग फंक्शन जो टेस्ट होते हैं, अगर ये आएंगे ना, उसके हिसाब से भी हम इंटरमिटेंट माइल्ड मॉडरेट और सीवियर रख सकते हैं। बाकी इस केस में फ़िलहाल मोर देन इक्वल टू 2 है ईयर में एक्सेसरबेशन, और उसके लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं पेशेंट को, उसी से ठीक हो रहा है वो, तो ये परसिस्टेंट आएगा, क्रॉनिक परसिस्टेंट। तो यहाँ देखो 3 to 4 टाइम अ ईयर है। ठीक है, यहाँ स्टमक मरवाया था ना, 3 to 4 टाइम है, तो ये हो गया परसिस्टेंट। और इसके लिए क्या ये स्टेरॉइड ले रहा है, हाँ ये स्टेरॉइड ले रहा है, प्रेडनिसोलोन ले रहा है। ठीक, तो इसे हम परसिस्टेंट बोलेंगे। क्रॉनिक क्योंकि ये बहुत पहले से इसको, परसिस्टेंट क्योंकि है ना इसको 3 to 4 हो रहा है, जो कि मोर देन 2 है एक्सेसरबेशन एक साल में। और अस्थमा का डायग्नोसिस तो है ही है, ये अस्थमा का डायग्नोसिस हो गया पूरा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये वाला स्टार। ये हर अस्थमा के केस में नहीं आएगा, लेकिन इस केस में है। अब इसके अंदर कुशिंग के सिंड्रोम आ रहा है, और कुशिंग सिंड्रोम कब आता है, जब स्टेरॉइड ज़्यादा हो गया है। और स्टेरॉइड ज़्यादा कैसे हुआ इस वाले केस में, क्योंकि ये है ना जो पेशेंट है, ये बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है प्रेडनिसोलोन है, जो कि, तो स्टेरॉइड एक्सोजिनस है, मतलब एक्सोजिनस मतलब बॉडी के बाहर से दवाई ले रहा है, बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है जिससे कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। ये एक ड्रग है जो कि बाहर से आ रहा है, इसलिए इसे हम एक्सोजिनस बोलते हैं। तो इसमें हम डायग्नोसिस में लिखेंगे एक्सोजिनस हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, क्योंकि कॉर्टिसोल बाहर से बढ़ रहा है, तो ये इसका डायग्नोसिस हो गया। ठीक।